हेलो गाइस, वेलकम टू माय आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में। तो माइंस एक्ट को हम लोग ओवरव्यू करते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी कोल इंडिया डीजी में, तो माइंस एक्ट का 12 सेक्शन याद होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए अगर आप एज ए माइनिंग इंजीनियर हो तो हम लोग एक एक चीज़ इसके बारे में देखते हैं। तो माइंस एक्ट 1952 जैसा कि लागू 2 जुलाई 1952 को हुआ था। चैप्टर देखें तो इसमें चैप्टर पूरे 9 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहला प्रीलिमिनरी के बारे में दिया है, चैप्टर 2 में इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में दिया है, तीसरा माइनिंग बोर्ड एंड कमिटीज़ के बारे में दिया है, चौथा माइनिंग बोर्ड एंड कमिटीज़ के बारे में दिया है, पाँचवा प्रोविज़न एज टू हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में दिया है, छठवा हावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया हुआ है, और सातवां देखें तो लिव विथ वेजेस के बारे में दिया है, आठवां रेगुलेशन रूल्स एंड पॉलिसीज के बारे में दिया है, कौन बनाता है। चैप्टर 9 पर आते हैं, जिसमें पेनल्टीज एंड प्रोसीजर लिखा हुआ है। चैप्टर 10 मिसलेनियस, पूरे मतलब 10 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो और आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो अब एक एक कर हम लोग सेक्शन देखते हैं। तो मोस्ट सेक्शन है, जैसा कि अब 1 से लेकर 4 तक छोड़ दिया हूँ, लेकिन अगर आपको बताना चाहो 1 से 4 तक का तो पहले सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या दिया हुआ है। उसमें यही दिया है कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, मतलब संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 1 कंप्लीट। अब अगर सेक्शन 2 के बारे में बात करें तो सेक्शन 2 में आपका 1 मिनट, सेक्शन 2 की अगर बात करें तो सेक्शन 2 में आपका समझ ही सकते हैं, पूरा डिफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग सेक्शन 3 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो सेक्शन 3 में आपका एक्ट नॉट टू अप्लाई, मतलब किन दशाओं में आपका एक्ट लागू नहीं होगा, उसके बारे में दिया है। और अगला है आपका सेक्शन 4 ना। तो सेक्शन 4 में क्या क्या दिया है। सेक्शन 4 में आपका दिया हुआ है रेफरेंसेस टू टाइम ऑफ डे, मतलब दिन के समय का हवाला क्या है क्या नहीं। ये हो गया सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 जैसा कि इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर सेक्शन 5, सेक्शन 6 फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, और सातवां जैसा है इसमें दिया हुआ है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सेक्शन 7, पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू इंटर मेजर एंड एडीसी सेक्शन 8। यहाँ सेक्शन 9 लिखा है, लेकिन 9 ए लिख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है फैकल्टीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्वे, और 10 में है सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबेटमेंट सेक्शन 10, सर्टिफाइंग सर्जन 11 में दिया हुआ है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। अरे सेक्शन 12, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू कंस्टिट्यूट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट कंस्टिट्यूट ऑफ, मतलब सेफ्टी कमेटी जो बनाता है सेक्शन आपका 12 के तहत। ठीक है, इसके लिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अ पर्सन नॉट बीइंग चीफ इंस्पेक्टर टू बी चेयर, मतलब चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को छोड़कर सरकारी नौकरी में लगा कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। और भी है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होना चाहिए। और तीसरा है कि तीसरा ये जो दिया है कह रहा है कि जो भी खनिकों के हित में मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे माइनर्स के लिए। लेकिन इसमें माइनर्स यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ शायद ऑनर्स रहेगा। ऑनर मतलब कहने का मतलब है खान के मालिकों के हितों में प्रतिनिधित्व करने के लिए जो व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, मतलब माइनर्स के और ऑनर के। और फिर ये
जो लास्टवा दिया है, टू क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियरिंग टू डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन माइनिंग इंडस्ट्री प्रोवाइडेड 1% इन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट रिप्रेजेंट द इंटेंटेड ऑफ वर्कर इन कोल माइन। मतलब 2 माइनिंग इंजीनियर जो सीधे खनन उद्योग से रिलेटेड हो, माइनिंग इंडस्ट्री से नियोजित न हो। क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड 1% नॉट डायरेक्टली लिखा है, मतलब जो नियोजित न हो और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाए वह। ठीक है। फिर सेक्शन 5, अरे सेक्शन बोल रहा हूँ 5, सेक्शन 13 फंक्शन ऑफ द कमेटी और सेक्शन 14 पावर ETC ऑफ द कमेटी एंड सेक्शन 15 में दिया है कि रिकवरी ऑफ एक्सपेंस खर्चों की वसूली। आगे देखते हैं क्या दिया है। नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन सेक्शन 16(1) और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर एजेंट मैनेजर सेक्शन 18 में दिया हुआ है। जैसा सेक्शन 17 के तो उसमें मैनेजर के बारे में दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। ठीक है। सेक्शन 19 में आपका यही दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, और सेक्शन 20 कंजर्वेंसी के बारे में, और सेक्शन 21 मेडिकल एप्लियंसेस के बारे में। और अगला है आपका सेक्शन 22(1). इसमें कह रहा है पावर ऑफ इंस्पेक्टर वे इन केसेस ऑफ डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगेंस्ट एग्जिस्ट और वेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्सन इज डेंजरस, इंस्पेक्टर में गिव नोटिस इन राइटिंग टू रिक्वायर इट टू बी लिमिटेड। 22(a)(1) में कह रहा है कि पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 23 नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट के बारे में दे रहा है, और सेक्शन 24 पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन एक्सीडेंट के बारे में। अगला देखेंगे क्या दिया है। अगला आपका यही दिया है कि सेक्शन 25 नोटिस ऑफ डिसीज, मतलब नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीज के बारे में दिया है। सेक्शन 26 पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ डिसीज, और सेक्शन 27 पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट के बारे में दिया है। सेक्शन अगर 28 पर आए तो सेक्शन 28 पर वीकली डे ऑफ रेस्ट के बारे में दिया हुआ है, जैसा कि इसमें बता रहा है। और फिर आगे देखेंगे 29 में बोल रहा है कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट सेक्शन 29, मतलब बदली रेस्ट का दिन। और अगला है सेक्शन 30 की हावर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड, सरफेस के ऊपर काम के घंटे। और अगला है मोस्ट वाला है 31-32 नाइट शिफ्ट। 31 हुआ नहीं, 31 नहीं हुआ, तो 31 हावर ऑफ वर्क बिलो ग्राउंड, मतलब एबव ग्राउंड सरफेस के ऊपर और भूमिगत अंडरग्राउंड के अंदर। नाइट शिफ्ट के बारे में 32 के बारे में बात करें तो इसमें रात्रि पाली में जो भी कार्य हो उसके बारे में दिया है। फिर सेक्शन 33 स्टैवेजेस फॉर ओवर टाइम, उसके बारे में कि ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त मजदूरी क्या होगी जो दोगुनी होती है अगर आधे घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो। सेक्शन 34 प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन, सेक्शन 34। सेक्शन 35 में लिमिटेशन ऑफ डेली आवर ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क, सेक्शन 35 में दिया है। अगर बात करें सेक्शन 36 द नोटिस रिगार्डिंग आवर ऑफ वर्क, सेक्शन 36 मतलब ओवर टाइम सहित काम के घंटों की सीमा क्या होती है। अगला सेक्शन 37 दिया है जिसमें कह रहा है कि सुपरवाइजिंग स्टॉप, सुपरवाइजरी स्टॉप 37। सेक्शन 38 कह रहा है एग्जेप्शन फ्रॉम प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब कहने का मतलब है नियोजन संबंधी उपबंधन से छूट। 39 पावर टू मेक एग्जेम्प्टिक रूल्स, कहने का अर्थ है इसका कौन सा रेगुलेशन है, अरे सॉरी कौन सेक्शन है 39, छूट देने के लिए नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 40 एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर ऑफ एज, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 43 पे आ जाते हैं क्योंकि 41-42 रद्द कर दिया गया है। 43 पर है तो पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन 43, सेक्शन 43। सेक्शन 45 प्रोविज़न ऑफ द
प्रेजेंस ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर ऑफ एज इन ए माइन सेक्शन 45। खान में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की मौजूदगी की मनाही होती है। सेक्शन 46 में महिलाओं का नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। सेक्शन 48 रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर। सेक्शन 49 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर अध्याय का लागू होना। सेक्शन 50 लीव डिफाइंड मतलब छुट्टियों की परिभाषा। कैलेंडर वर्ष की परिभाषा अगला है आपका सेक्शन 51 में। सेक्शन 52 एनुअल लीव विथ वेजेस कहने का अर्थ है वेतन साल छुट्टी के बारे में दिया हुआ है। वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड सेक्शन 53। ये ही लास्ट है आपका, जैसा कि मैंने कहाँ तक बताया, एनुअल लीव विथ वेजेस तक 53 विथ ड्यूरिंग लीव पीरियड और पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस सेक्शन 54। कहने का इसमें ये करा है कुछ दशा में एडवांस भुगतान दिया जाता है। 55 में मेड मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस भुगतान न की गई मजदूरी की वसूली का ढंग। 56 पावर टू एग्जेम्प्ट माइंड सेक्शन 56 खानों को छूट देने की शक्ति। और भी बाकी जो रेगुलेशन और जो बाकी सेक्शन है वो डिस्कस इसमें नहीं करूँगा क्योंकि शायद इंपॉर्टेंस नहीं है, या अगले किसी वीडियो में कर दूँगा। अभी तक मैंने 56 तक बता दिया है। पूरा इसमें एक्ट 88 होता है, एक्ट में सेक्शन। और जैसा कि चैप्टर मैंने बताया था तो चैप्टर पूरे 10 हैं माइंस एक्ट 1952 में। अगला हम रूल के लिए पूरे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। कनेक्टेड रहें और चैनल सब्सक्राइब किए रहें और बेल आइकन प्रेस कर लें और भी नए वीडियोज़ आगे अपडेट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।